बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। कश्मीरियों का भारतीय यौम आज़ादी पर यौम स्याह, भारतीय जारहियत के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज, आज़ादी कब मिलेगी कश्मीरी मुंतजर। कराची के मसाइल वफाक और सिंध आमने सामने, अहले सिंध के मसाइल और मुश्किलात का हल क्या कराची को वफाक के हवाले करना मसाइल का हल है। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद थे उन्होंने यौम आज़ादी मनाया, लेकिन आज भारत के यौम आज़ादी पर पूरी दुनिया में मुकीम कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। कश्मीरी जो कि पिछले 74 सालों से कैद हैं और जिस तरह से भारत की तरफ से वहाँ पर कब्जा किया हुआ है और पिछले एक साल से यानी कि 5 अगस्त 2019 से जब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा हुआ है उसके बाद से तो वहाँ पर जुल्म के इंतहा हो गई है। और आज भी जब कश्मीरियों की जानिब से हड़ताल का एहतजाज का ऐलान किया गया था, आज़ादी के हक़ में एहतजाजी नारे बुलंद किए गए, उसके बाद भारत की तरफ से वहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर भारतीय फौजियों को तैनात कर दिया गया, जिनकी तरफ से अभी भी जुल्म ढाए जा रहे हैं। भारत के यौम आज़ादी के मौके पर आज दुनिया भर में मुकीम जो कश्मीरी हैं वो भारत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियाँ निकाल रहे हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में भी मुकम्मल हड़ताल की गई। हड़ताल के ऐलान के बाद भारतीय इंतजामिया ने गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर दिया, जबकि कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक और यासिन मलिक ने भारत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में यौम जमहूरिया मनाने का हक नहीं रखता। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से वहाँ पर जुल्म ढाया जा रहा है, कश्मीरियों की जिंदगियाँ ख़त्म की जा रही हैं, पैलेट गन के इस्तेमाल से कितने ही कश्मीरी हैं जिनकी बेनाई छीन ली गई। कश्मीरियों की आवाज़ कौन बनेगा? पाकिस्तान की तरफ से बारहा इस मौजू पर बात की जाती है, बारहा मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर जाकर कश्मीरियों की आवाज़ बना जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीरियों के सफ़ीर होने के नाते तमाम तर मुदल्लल तरीके से इस मौजू को उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कश्मीरियों के हक़ में उस तरह से आवाज़ बुलंद होती नहीं जिस तरह से होनी चाहिए। आज यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ भारत सीज़ फायर मुआहिदों की हमेशा खिलाफ वर्जी करता आया है। अमूमन होता यह है कि जब भी कश्मीर की हवाले से कहीं पर बात होती है तो भारत तवज्जो हटाने के लिए या तो कश्मीरियों पर जुल्म तेज कर देता है या फिर LOC पर सीज़ फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करता है। आज भी इसी तरह से LOC पर फायरिंग की गई, सीज़ फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की गई। इस पर भी हम तफसील से बात करें। और ख़ासतौर पर मकबूजा कश्मीर, कब तक इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के लोग जुल्म सहते रहेंगे? कौन बनेगा कश्मीर की आवाज़? आखिर कौन होगा जो कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाएगा? आलमी दुनिया तो खामोश है, इंसानी हुकूक की जो अलंबरदार तंजीमें हैं वो भी खामोश हैं, तो फिर कौन बनेगा कश्मीरियों की आवाज़? इस पर हम बात करेंगे। यौम स्याह के हवाले से भी तफसील से बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, एक दहाइयाँ गुजर गई, अब तो कश्मीरियों की आवाज़ पहुँच नहीं रही जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। हर साल यौम स्याह मनाया जाता है, एक साल हो गया मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म हुए। पाकिस्तान की तरफ से सिफारती सतह पर कोशिशें की गई, मज़ाकरात की मेज़ पर आने की पिछली हुकूमतों की तरफ से भी कोशिश की गई, इस हुकूमत ने भी कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार जो है वो हीले बहाने ढूंढती है और जब कश्मीरियों पर जुल्म तेज़ होता है तो तवज्जो हटाने के लिए LOC पर भी सीज़ फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी शुरू हो जाती है। आखिर कश्मीरियों की आवाज़ कब जो है ऐवानों तक पहुंचेगी? आलमी दुनिया कब मुतहर्रिक होगी? कौन करवाएगा कश्मीर को आज़ाद? जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आप और हम जानते हैं कि जो कश्मीरियों पर ज़ुल्म-ओ-सितम की दास्तान है, ये सिर्फ़ 7 दहाइयों पर मुहित नहीं है। इससे पहले भी डोगरा राज, उससे पहले सिख राज, अंग्रेज़ राज, तो अरसे-दराज से कश्मीरी ये ज़ुल्म-ओ-सितम सहते आ रहे हैं। अब जब पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान की पार्टीशन का अनफ़िनिश्ड एजेंडा है, कि ये जो जो और यूनाइटेड नेशंस की करारदादें उस पर मौजूद हैं, सब कुछ है। बात ये मेरे भाई कि आप पूछ रहे हैं कि कश्मीर की आवाज़ कौन बनेगा? आवाज़ से सिर्फ मसला हल होने का नहीं है। आवाज़ तो पाकिस्तान बना हुआ है और उसका फ़ायदा भी हुआ है और मैं समझता हूँ बहुत पेशरफ्त हुई है जहाँ तक डिप्लोमेसी का मैदान है। किसी को कश्मीरियों का दस्त-ए-बाज़ू बनना है, वो कौन बनेगा ये सवाल आप पूछें। जी। आवाज़ अगर मिसाल के तौर पे आधी दुनिया इस बात पर आमादा हो भी जाए कि भी वो कहे कि कश्मीरियों पर ज़ुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, तो आपका क्या ख़्याल है क्या होगा? फ़लस्तीनियों के खिलाफ आधी दुनिया ये जब कह रही थी तो क्या इसराइल ने उनके ऊपर जुल्म-ओ-सितम बंद कर दिया? तो ये जब आपके ऊपर दस्तो-बाज़ू इस्तेमाल करके, हथियार इस्तेमाल करके जुल्म-ओ-सितम किया जाए तो उसका जवाब मेरे भाई उसी तरीके से दिया जा सकता है, बातों से नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात ये है कि हम पूछते रहते हैं कि दुनिया का ज़मीर कब जागेगा, तो आगे से दुनिया पूछ सकती है कि आपका ज़मीर कब जागेगा? जब आपको हर दूसरे दिन वो कह रहे हैं कि जी हम आपके ऊपर हमला करेंगे, बताएं क्या उन्होंने नहीं कहा? उनके वज़ीर आज़म ने, उनके वज़ीर दिफ़ा ने, सब ने ये कहा।
तो मैं ये पूछा करता हूँ कि अगर आपके भाई को 4 गुंडे मार रहे हों और आपको पता हो कि उसके बाद उन्होंने आपकी खबर लेनी है, तो आपका क्या रद्द अमल होना चाहिए? इंतज़ार करना चाहिए कि वो भाई को मार लें, उसके बाद फिर हमें हमारी तरफ आ जाएँ। तो मेरे भाई, हमारी लीडरशिप को ये सोचना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुली जंग के मुर्तकिब हो जाएँ, वो भी हो सकती है किसी न किसी तरीके से, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो कुछ हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है, क्या वो भी नहीं हम कर सकते? क्या कर रहा है वो? ये कुलभूषण इधर क्या कर रहा था? ये बीएलए जो हमला कर रही है हर दूसरे दिन बलूचिस्तान में और ये वज़ीरिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये कौन कर रहा है? किसके कहने पर हो रहा है? तो क्या हम इतने गए गुज़रे हैं कि वो जवाब भी नहीं हिंदुस्तान को दे सकते जो वो हमारे साथ करता है? क्या कश्मीरी पुकारते रहेंगे सारी उम्र और देखते रहेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ के कौन आएगा? और अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, हमें याद नहीं है कि कुरान ने क्या लिखा है कि तुम्हें क्या हो गया है कि औरतें और यतीम बच्चे आवाज़ें दे दे के पुकार रहे हैं कि है कोई जो हमारा पुरसान हाल हो, जो हमारी मदद को आए। तो मेरे भाई, किसको आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? किस आवाज़ की बात कर रहे हैं? अगर आपके दस्तो बाजू में कोई जान है तो कुछ कर लीजिए, अदरवाइज कश्मीरियों को वो ख़त्म करके दम लेंगे, क्योंकि कश्मीरी मुट्ठी भर है उनके मुकाबले में। जहाँ पर 9 लाख फ़ौज हो और 80 लाख अगर वो कश्मीरी हो, तो उस हर 7-8 कश्मीरियों के ऊपर एक सिक्का, अपना पूरा हथियारबंद फ़ौजी उन्होंने मुसल्लत किया हुआ है। कोई और तरीका नहीं है कश्मीर की आज़ादी का, सिवाय इसके कि कश्मीरी खुद उसकी मज़ाहमत करें और पाकिस्तान से उनको भरपूर सपोर्ट जाए, जिस किस्म की भी हो सकती है। और ये सपोर्ट जायज़ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? यूएन की का एक जो है 3324 जो उनकी एक करारदाद है, 3324, वो कहती है कि ऑक्युपाइड पीपल कैन टेक अप आर्म्स एंड अदर कंट्रीज कैन सप्लाई देम आर्म्स। और कश्मीरियों को कुछ नहीं चाहिए। कश्मीरियों को, आज़ाद कश्मीर को आप, कश्मीरी जो है उनको आप बिल्कुल फ्री कर दें, वो अपने कश्मीरियों भाइयों की जैसे चाहे मदद करें। हम्म। और आप उनकी मदद करें इस तरीके से, आप उनको हथियार पहुंचाएं जिस तरीके से भी पहुंचा सकते हैं। उनको क्यों उनके रहमो करम पर छोड़ दिया है? हम्म। आपकी शहरत पर पांव है हिंदुस्तान का, और आप पूछ रहे हैं कि उनकी आवाज़ कौन बनेगा? ये आवाज़ बनने की बात नहीं है भाई, उसे आगे जाने की बात है। सही। जी। जनरल साहब, चाहिए जिस तरह से आपने कहा कि अब पाकिस्तान को करना चाहिए, दस्ते बाजू बनना चाहिए, लेकिन अब तक जो पाकिस्तान की तरफ से तमाम तर कोशिशें की गई, न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जो हम कहते रहे कि सिफारती सतह पर हमने जो कोशिशें की हैं वो रंग लाई हैं, ये पिछले 1 साल में और उससे पहले जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जाती रहीं, आपके नज़दीक नताइज क्या हासिल हुए उनके? कुछ कुछ नताइज मिले हैं? जी, देखें, आप मुझे ये बताइए कि कम से कम 4 दफ़ा भारत आपके साथ मुज़ाकरात पर आमादा हुआ है कि नहीं हुआ है? जब जनरल मुशर्रफ का फ़ॉर्मूला चाहे गलत था, चाहे सही था, कोई उनसे बात तो कर रहा था। क्यों बात कर रहा था? ज़रा मुझे ये बताएँ। 1947-48 में ये क्यों भाग कर गए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? इसलिए कि उस वक़्त आप बराबर की इनको तकलीफ़ पहुँचा रहे थे। जब जब कश्मीरी बढ़ रहे थे श्रीनगर की तरफ, पुंछ की तरफ, तो ये भाग कर उधर गए थे। उसके बाद एक इंतफादा हुआ, जब रेजिस्टेंस मूवमेंट इस हद तक बढ़ गई, वो फिर कहने लगे हम आपसे बात करते हैं। और फिर जब दोबारा इंतफादा दूसरी दफ़ा हुआ, वो फिर आपसे बातचीत पर आमादा हो गए। अब आप सब कुछ छोड़कर अगर पीछे बैठ जाएँ और कहें कि जी हमारे साथ वो बातचीत करें, वो किस लिए आपसे बातचीत करेंगे? उनको तो कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ तो वो सारी आपको पहुँचा रहे हैं, आपके भाइयों को पहुँचा रहे हैं। कुलभूषण तो उन्होंने आपके ऊपर चढ़ाया हुआ है, बीएलए तो आपके ऊपर हमले कर रही है, और आपके बहनों का रेप हो रहा है और भाइयों को उन्होंने जकड़ा हुआ है। वो क्यों आपसे बात करेंगे? हम्म। बात करने के लिए आपको हालात को उस सतह पर लाना पड़ेगा। जब 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 जिसको स्टेटस को कहते हैं, या एक किस्म का वो हो जाता है, बराबरी का मामला हो जाता है, तब जाके बात होती है मेरे भाई। कभी वो आपसे बात नहीं करेंगे, चाहे अमेरिका उनको कहे या कुछ कहे। और अगर हम खुदा ना खास्ता अमेरिका के इस झांसे में आ गए कि वो हमारे हमारे मसाइल हल करेगा, तो जैसा मसला उसने फ़लस्तीन का हल किया है, ऐसा ही मसला वो कश्मीर का हल करेगा। तो लेकिन जनरल साहब, जो भारत एलओसी पर सीज फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जियां करता है, पाकिस्तान में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाता है, ये जो एलओसी पर सूरत हाल होती है, इसका क्या हल है फिर? इसका हल तो कोई ना कोई जवाब तो दिया जा रहा है। और मुझे यकीन है कि हमें बताया भी जाता है कि उसको उनका वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन मुंह तोड़ जवाब की एक डेफिनेशन है, और वो मुझसे सुन लें वो क्या डेफिनेशन है। मुंह तोड़ जवाब की ये डेफिनेशन है कि जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो जो हरकत एक दिन पहले हुई थी, वो हरकत अगले दिन ना हो। अगर वो हरकत दोबारा उस दिन होती है, तो फिर वो जवाब मुंह तोड़ नहीं था, बस सिर्फ जवाब था। हम्म। तो ये मैं अपनी लीडरशिप को कहूंगा कि मुंह तोड़ जवाब को डिफाइन करें कि मुंह तोड़ जवाब का क्या मतलब है। पहले हम मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं वक्तन फवक्तन, लेकिन मुंह तोड़ जवाब के बाद फिर हिम्मत नहीं होती थी बात करने। मुंह तोड़ जवाब वो था
जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया था, उसके बाद दोबारा उनके जहाज इधर नहीं आए। तो ये तोपों का भी मुंह तोड़ जवाब होता है, ये गोलाबारी का भी मुंह तोड़ जवाब होता है। मुंह तोड़ जवाब उसको कहते हैं कि अगले दिन वो काम दोबारा ना हो। तो मेरी इस्तदा है कि मेहरबानी करके, हमारे पास पूरा साजो सामान है। इस कौम ने अपना पेट काट कर इस फौज को इस लेवल तक लाए हुए हैं। हमारे अच्छे जज्बे हैं, उनका बिल्कुल मोराल डाउन है। मेहरबानी करके मुंह तोड़ जवाब दीजिए। लेकिन जनरल साहब, जिस तरह से आप बड़ी तफसील से जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अब क्या मजीद करना चाहिए, हमारी लीडरशिप क्यों इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देने की तरफ, और मकबूजा कश्मीर के हवाले से जिस तरह से आपने बात की, लीडरशिप को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लीडरशिप ये तमाम चीज़ों को नहीं समझती। जब हम टॉक शोज में बैठकर बात करते हैं, जब हम जैसे लोग यहाँ पर बैठकर सवाल उठाते हैं, तो यही चीज़ें लीडरशिप को क्यों समझ नहीं आती? हाँ, ये बात मैं खैर इसलिए नहीं कहूँगा कि लीडरशिप के पास हमारे हमारे मुकाबले में मालूमात ज़्यादा हैं। हुकूमत के पास भी, फोर्सेस के पास भी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी। तो अगर कोई वो उस तरीके से नहीं कर रहे जैसे कि हम और आप, हम तो एक लेमैन है ना। मैं तो अभी काफ़ी, मतलब मैं स्ट्रेटजी के लिहाज से तो लेमैन नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मेरे पास नहीं है कि क्या हालात हैं, किससे बात हो रही है, अमेरिका ने आपको क्या कहा है, चीन ने आपको क्या कहा है, क्या चीन आप चाह रहा है कि मिलकर हम अभी कश्मीर के मसले की तरफ जाए, क्या उसने कोई टाइम दिया है, क्या उसने सब्र की तलकीन की है। तो ये सारी चीज़ें तो हुकूमत के पास मौजूद है मालूमात। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, कश्मीरियों के जज्बात बिखरे हुए हैं, पाकिस्तानियों के जज्बात बिखरे हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि अपने अवाम को एतमाद में ले और बताए कि उनका क्या प्लान है। क्या वो आखिरी कश्मीरी के शहीद होने का इंतजार कर रहे हैं या किसी और चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? तो मेहरबानी करके शेयर करें आपके साथ और मेरे साथ कि वो क्या करना चाहते हैं। और जनरल साहब, जो कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर लिया गया है, इसको आप कितनी अहम डेवलपमेंट समझते हैं? ये बहुत अहम है। हमने अपना शो किया है कि हमारा प्लान क्या है, हम क्या करना चाहेंगे, और हम उसको अपना हिस्सा मानते हैं। और उस लिहाज से आपने एक असर्टिवनेस शो की है, पॉलिटिकल असर्टिवनेस, ये भी ज़रूरी होती है। तो डिप्लोमेसी के काम, पॉलिटिक्स के काम और मिलिट्री के काम, स्ट्रेटजी के काम, ये सारे काम आगे चलते हैं तब जाके कोई मामलात हल होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स में और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अब आपको पता है वो वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यूएन में क्यों नहीं जाते चीन की मदद से और कहते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन सेंसस करवाएं, आज़ाद कश्मीर में भी, मकबूजा कश्मीर में भी, ताकि ना हम चेंज कर सकें डेमोग्राफी, ना वो चेंज कर सकें। आप कोई हुकूमत एग्जाइल बनाएं किसी यूरोपियन मुल्क में या किसी दोस्त मुल्क में, जहाँ पर मकबूजा कश्मीर के रिप्रेजेंटेशन हो और वो सारे दुनिया को बताएं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आप शिमला माहदे को ख़त्म करें क्योंकि उन्होंने इसके चीथड़े उड़ा के रख दिए हैं। आप ये भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कह सकते हैं कि वो लोग यूनाइटेड नेशन आ जाए और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इस तस्वाब राय करवा लें, प्लेबिसाइड करवा लें, और बाद में हम इसको मकबूजा कश्मीर में भी करवा लेंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि अपने नौजवानों की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दें, ये कह कर के जब भी हम पर हमला किया गया, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं हम हमला करेंगे, हम अपना रिजॉल्व शो करें कि अगर हमला किया तो हम सारे मिलकर उसका जवाब देंगे। मेरे भाई, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कम किया जा रहा है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। जनरल नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और मकबूजा कश्मीर के हवाले से तफसील से बात कर रहे थे, और बिल्कुल बजा फरमाया कि कश्मीरों की आवाज़ बनने के हवाले से तो हम बात करते हैं, लेकिन अब कश्मीरों की आवाज़ नहीं बल्कि दस्त बाजू बनने की ज़रूरत है। और हमारी लीडरशिप को, हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से जितनी भी अहम डेवलपमेंट्स होती हैं वो शेयर की जाएँ, बताया जाए कि कौन से ममालिक की तरफ से क्या नैरेटिव सामने आ रहा है, किस तरह से हिमायत में बात की जा रही है, ताकि हमें भी पता लग सके कि कश्मीर के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो रही है। आलमी सतह पर हमेशा बात करते हैं कि उस तरह से आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है, आलमी दुनिया के मुतहर्रिक नहीं होती, लेकिन अगर आलमी दुनिया मुतहर्रिक होती है तो वो तमाम तर इंफॉर्मेशन जो शेयर की जा सकती है वो शेयर की जानी चाहिए, और अब कश्मीरियों का दस्ते बाजू बनने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अंदरूनी सतह पर वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान जो मामला चल रहे हैं इस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और पाकिस्तान में जिसको रोशनियों के शहर कहा जाता था, मुआशी हब कहा जाता था, वो मसाइल की जद में है। बारहा हम यहीं पर बैठकर बात कर चुके हैं कि कराची मसाइल की जद में है, लेकिन कराची की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं वो हल नहीं हो रहे, लेकिन जो पिस रहे हैं वो कराची के अवाम है। कराची में पानी का मसला है, कराची में लोड शेडिंग का मसला है, कराची में नालों का मसला है। बारिश होती है तो उसके बाद बिजली भी गायब हो जाती है। बारिश के बाद वहाँ पर जिस तरह से सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं वो बहुत बड़े मसाइल हैं। और कोरोना के हवाले से हमने देखा था कि सिंध हुकूमत की तरफ से जो नैरेटिव सामने है उस पर भी वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाज़ात रहे। और अब एक बार फिर से तमाम तर मसाइल को लेकर वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान एक बार फिर से तनाज़ात शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो कराची में नालों का मसला था, पानी खड़े होने का मसला था, इसके हवाले से भी अदालत की जानिब से सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट पर इजहार बरहमी किया गया। और साथ ही साथ NDM में सफाई के साथ तजावुज़ात और दीगर मसाइल भी देखेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकाम जारी किए गए थे और यह भी कहा गया था कि सिंध हुकूमत NDMA को मदद फराहम करेगी। हाईवे पर इश्तिहारात लगे हुए हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये क्या होता है, रिमार्क्स हमारे सामने आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लेकिन ये जो तमाम तर तनाज़ात हैं इनके दरमियान मसाइल तो हल नहीं हो रहे। मसाइल कौन हल करेगा? अगर सिंध हुकूमत और वफाक अगर इख्तियारात की जंग लड़ते रहेंगे तो उसके दरमियान कराची के शहरी पिस रहे हैं। कराची में जो एक आम आदमी है, कराची में वो लोग जो छोटे इलाकों में रहते हैं वो पानी को तरस रहे हैं, वो साफ पानी से मरहूम हैं। वो साथ ही साथ लोड शेडिंग का रोना रो रहे हैं कि बिजली गायब हो जाती है। वफाक और सिंध की जंग कब तक जारी रहेगी और इस जंग के दरमियान कराची के शहरियों का क्या कसूर है, वो क्यों पिस रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें कराची से मुजाहिद बरेलवी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तमाम तर मसाइल पर नज़र भी रखते हैं, बहुत शुरू से तमाम तर स्टोरीज को कवर भी कर रहे हैं। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुजाहिद साहब, वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान ये जो मसाइल हैं, जो इख्तियारात की जंग है, ये नई नहीं है, सालों से चलती आ रही है। पिछली हुकूमत थी तब भी ये मसला था, ये हुकूमत है तब भी यही मसला था। लेकिन सवाल ये है कि ये वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान जो इख्तियारात की जंग है, जो तनाज़ात हैं, इसमें पिस तो कराची के शहरी रहे हैं। देखिए, मसला सिर्फ सिंध का नहीं है और वफाक का, यानी बड़े शहरों में भी अगर बस पेशावर चले जाएं या लाहौर देख लें या कराची देख लें, बल्कि अब अगर लाहौर ही देख लें ना, कि जो कहा जाता था कि तख्ते लाहौर के लिए शरीफों ने क्या कुछ नहीं किया, और फिर आपने हालिया बारिशों में देखा कि गाड़ियाँ तक डूबती हुई हमें नज़र आई मेन शाहराहों पर। और कराची उससे ज़्यादा बदहाल है, क्योंकि दारुल-हुकूमत है, 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, 50 लाख ऐसे लोग हैं जो बग़ैर किसी रोक टोक के, बग़ैर किसी रजिस्ट्रेशन के, ना वो बिजली का बिल देते हैं, ना वो हमारे शनाख्ती कार्ड है उनके पास, वो यहाँ पर रिहाइश अख्तियार करते हैं। यकीनन 538 छोटे नाले हैं, 38 बड़े नाले हैं। लोग जो हैं जो यानी अगर पाकिस्तान की जो गुर्बत की जो मंजरकशी है वो कराची में नज़र आती है। यानी एक तरफ डिफेंस, क्लिफ्टन, कंटोनमेंट, वहाँ लगता है कि आप चले कोई स्पेन में या यूरोप में चले गए या बहरिया टाउन, और दूसरी तरफ लगता है कि जैसे कि तीसरी दुनिया के पसमानदा मुल्क में चले गए। तो कराची में एक नहीं, 2 नहीं, 3 कराची हैं। एक हमारे वो जो टैक्स देता है, कहता है, जिसका दावा है अरबों खरबों का, बड़े बड़े लोग, फिर दरमियाना तबके के लोग किराए में, और फिर तीसरा बिल्कुल निचला तबका। और क्योंकि कराची जैसे शहर का कभी कोई प्लान नहीं बना, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस साहब की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, शहर सुर्खियाँ बनती हैं, लेकिन वो कोई उससे हल तो होगा नहीं मसला। वक्ती तौर पर हम जैसे साकिब निसार से भी इसी तरह की सुनते थे, जो गिरज चमक के साथ बयानात अब जस्टिस गुलजार साहब दे रहे हैं, मेयर को हटा दो, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है। भाई इसमें क्या, कौन सा इदारा बचा है? अब उनका सिर्फ ये इन बेचारे लोगों को डांट डपट करके वो समझते हैं कि मसले हल हो जाएंगे। खुद जुडिशरी का हाल नहीं पता, लाखों की तादाद में पेंडिंग में केस पड़े हुए हैं, 30 लाख या 33 लाख पड़े हुए हैं, लोग बेगुनाह लोग जेलों में हैं, पुलिस का क्या हाल है। तो ये जो है बज़ाहिर अच्छा लगता है, जो आपके जो जज साहब का फरमाना और जो सुर्खियाँ बनती हैं, लेकिन ये मसाइल इस तरह हल नहीं होंगे। अब आप यही देखिए कि अभी मैं पढ़ रहा था कि जो कोरोना के लिए जो आपको फंड मिले थे बाहर से और जो आपने यहाँ जनरेट किए थे, उसमें 61% खर्च ही नहीं हुए। यानी ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों खर्च नहीं हुए। तो कोई आप जहाँ से सिरा पकड़ने की कोशिश करें, तवील जो है आपको मसाइल और मसाइब की शारा नज़र आएगी। काशिफ?
सही मुझे सब फंड्स का भी तो मसला है। एक तरफ जो वफाक है सिंध हुकूमत फ्रेमवर्क पर इतफाक करे, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी कहा कि अगर सिंध हुकूमत इतफाक नहीं करेगी तो फिर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आर्टिकल 149 की शिक 4 का नफाज का इंदिया दे दिया जाता है कि हो सकता है। दूसरी तरफ जो तर्जुमान सिंध हुकूमत है वो ये बात करते हैं कि वफाकी हुकूमत फंड्स हमारे हवाले करे तो मिलकर काम करने को तैयार हैं। ये फंड्स की जंग से इन मसलों के हल क्या हैं फिर? देखिए, फ़ंड का मसला नहीं है, फ़ंड तो इतने हैं, लेकिन आप ये जो करप्शन के किस्से सुनते नहीं हैं, फालूदा वालों के अकाउंट में जो इतने अरब, एक इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर होते थे, 560 अरब रुपये एडवर्टाइजिंग के बदले में, मतलब जहाँ जहाँ जाए, एक कोई मछली बेचने वाला था वो पता नहीं कितने अरब, तो यहाँ ये अरबों रुपए यहाँ पर आते हैं, लेकिन ना कोई वो अकाउंटेबल होते हैं, ना उन्हें सज़ा मिलती है, मुकदमात पे वो ज़मानत पे रिहा हो जाते हैं। नैब ने भी क्या करा, देखें ना, इतने वो खुद कहते हैं कि जब से नैब बनी है अब तक कुल 190 अरब रुपए वसूल किए हैं। 560 अरब तो सिर्फ डॉक्टर आसिम के ज़िम्मे थे। फिर वो मलिक बहरिया से कहा था कि 1000 अरब रुपए दो, वो 25 अरब लेके छुट गया। तो पैसों की क्या कमी है? पैसों की नहीं है मसला, मसला ये एडमिनिस्ट्रेशन की है। वो जो एक लॉयल्टी होती है वो नहीं है इस शहर से, और वो इलेक्टेड लोगों के भी दरमियान भी और यहाँ के शहरी भी। तो ये इतने मसाइल गंभीर हो चुके हैं और हम लोग इस पर डिस्कशन करते करते और बात चाहते, मसला इसका नहीं है फ़ंड का, मसला जो है वो लॉयल्टी का है कि क्या इस शहर के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या ख़ुद शहरी भी हैं वो ख़ुद इससे मोहब्बत करते हैं। हम लोगों की भी वो है, देखिए लाखों का कारोबार करने वाली दुकानों के आगे नाला बहरा होता है, 100 रुपये दे के साफ़ नहीं करते, ये भी तो एक हकीकत अपनी जगह है। और दूसरे फिर वो जो घोस्ट मुलाजिम, अब आप मुझे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंट्रल है उसके चेयरमैन बता रहे थे कि उनके जो है 10,000 मुलाजिम हैं। तो मैंने वो 10,000 मुलाजिम कहाँ है? 5,000 घर ही नहीं आते, सॉरी 12,000 सड़कों पे ही नहीं आते, घर बैठे हुए होंगे, अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे होंगे। तो ये इतना आसान नहीं है काशिफ के हमारे डिस्कशन बातचीत, और ये सब समझते हैं कि मसाइल की जड़ क्या है, लेकिन मैंने कहा ना, लेकिन फिलहाल तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो तमाम तर मसाइल है मुजाहिद साहब, इसमें आपको नहीं लगता कि मेयर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? वसीम अख्तर साहब भी तो इख्तियारात का रोता नजर आते हैं कि अगर मेरे पास इख्तियारात हों तो मैं तमाम तर मसाइल को हल कर दूंगा। मेरे दोस्त मेयर इस वक्त बड़े भोले भाले नज़र आ रहे हैं। 20 साल तक ये स्याह और सफ़ेद कराची के मालिक रहे। जो कुछ इन्होंने इस शहर के साथ किया है वो इतना कहा जा चुका है, उसमें मैं कहूँगा नहीं। पत्ता भी नहीं हिलता था लंदन के भाई के सबब, ये बिल्कुल जो है एक पैर पर खड़े रहते थे। क्या एक ही तरक्की हुई, वो भी मुझे मुस्तफ़ा कमाल का हम बार बार जिक्र करते हैं, वो इस वजह से कि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ थे। उन्होंने जो है एक 22 लोगों की पूल मनी बनाई थी और 22 अरब रुपए दिए थे, 1 अरब दिलवाए थे, और उन्होंने कहा जितने भी शेयर होल्डर हैं, यानी अगर रेलवे है, KPT है, स्टील मिल है, कंटोनमेंट है, वो अपने अपने इलाकों में काम करें। तो ये जो आप मुस्तफ़ा कमाल का जो 4-5 साल का सुनहरा दौर देखते हैं, उसके सबब ये है कि उस वक्त प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ था। शरीफों और जो जरदारी हुई गवर्नमेंट थी या जो यहाँ हैं उनको इससे दिलचस्पी नहीं थी, और बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल ने एक डेडिकेशन से काम करके भी दिखाया। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है जैसे मैंने आपको मिसाल दी उस दौर की कि ब्रिज बने, पार्क बने और वो सड़कें बनी, और एक हद तक मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ मीडिया वो इलाका दिखाते हैं जहाँ शहर डूब गया। बहरहाल शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ काम हुए, वहाँ सड़कें साफ़ भी हैं, वहाँ लोग पिकनिक भी मनाते हैं, वहाँ पार्क भी मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा कराची डूब गया और बर्बादी हो गई। ये कुछ हिस्सों में वक्ती तौर पर यकीनन सिचुएशन होती है, मुकम्मल तौर पर नहीं। और उसका एक सबब यह है कि कराची में हर रोज़ 1 लाख आदमी दाखिल होते हैं कश्तियों में और ट्रेनों में और बसों में, उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं, वो आधे यहाँ रह जाते हैं। तो ये हर वक्त हम के इलेक्टिव के बरसते हैं या इदारों में बरसते हैं, उसका एक सबब ये है, और उसके ज़िम्मेदारी बहरहाल हुक्मरान ही होंगे ना। तो मुजाहिद साहब, ये जो तमाम तर मसाइल हैं, अहले सिंध के मसाइल और मुश्किलात का आपके नज़दीक हल है क्या? हल अगर होता तो इतना आसान होता तो ये हो नहीं जाता। हल मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में जो बदकिस्मती से जो सिस्टम चला आ रहा है ना, और जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो सॉरी टू से उनकी ये जो हम तो पहले तो दरमियाना तबके का लोग समझते थे ना कि ये जो हमारी MQM भाई वाले आए थे, इन्होंने उससे ज़्यादा जुल्म किया इस कराची शहर के साथ। और वो जो यहाँ से करोड़ों रुपया सिर्फ वहाँ भत्ते और शक्ल में वहाँ जाता था, जो तो लोकल बॉडीज़ ने भी हेल्प किया नहीं किया।
सिंध हुकूमत ने हेल्थ एजुकेशन में कुछ किया हो तो किया हो, लेकिन मैंने कहा ये शहर इतना बड़ा है कि उनके कंट्रोल में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी वही रवायती चली आ रही है, कोई ऐसा वो अकाउंटेबल नहीं है। तो मैं तो फ़िलहाल अगर मेरे पास हल होता या तो उससे ज़्यादा तो हुक्मरान ज़्यादा हैं कॉम्पिटेंट कि वो आपको जवाब दे सकें कि इसका क्या हल है, और जो उनके पास हो सकता है जो वो कर सकते हैं। काशिफ, तो मुजाहिद साहब, क्या कराची को वफाक के हवाले करना मसाइल का हल है? जिस तरह से हमें ये जंग नज़र आती है वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान, क्या कराची को वफाक के हवाले किया जाए तो मसाइल का हल निकल आएगा? नहीं तो कि जो वफाक के तहत जो पूरे और शहर हैं कि वहाँ सब कुछ बेहतर हो गया, या बलूचिस्तान में भी जो हालिया बारिशें आई, लाहौर की मैंने आपको मिसाल दी, और लाहौर के बाहर निकल जाएं आपको खुद पता चल जाएगा। ये कोई हल नहीं है कि कराची को किसके हवाले कर दें। क्या जहाँ गवर्नर बैठा जो है उनका, क्यों नहीं निकलते वो बाहर? मोहतरम गवर्नर साहब क्यों नहीं अमलन वो कुछ करते? गवर्नर साहब सिर्फ मज़ार कायद पर सलामी उसके फातिहा पढ़ने के लिए रह गए, या इमरान खान के इस्तकबाल के लिए? गवर्नर हाउस में बैठे, उनके पास क्या रिसोर्सेज की कमी है? क्यों उन्हीं के पास तो है। अगर देखें, गवर्नर एक पावरफुल वो होता है इदारा उसका, ये बिल्कुल नहीं कि वो सिर्फ, और वो तो एक पार्टी के वर्कर बन के बैठे हुए हैं गवर्नर, जो उनको इख्तियार ही नहीं था। मदाखलत जिस तरह वो करते होने चाहिए था कि जो अपने रिसोर्स से और सारी दुनिया के जो है सफ़ीर आके मिलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट उनके पास आके आते हैं, तो खुद बेड़ा तो उठाए निकले तो ना, यही कहले गलियों वालों में ही तो घूमते थे ये गवर्नर इस्माइल साहब। आज तो वो अपने गवर्नर हाउस से बाहर ही नहीं निकलते। तो मुजाहिद साहब, मेरा आखिरी सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हमेशा से कहा जाता रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध पर तवज्जो ही नहीं देती। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में कराची पर तवज्जो अगर नहीं दी जाएगी तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? कराची के हवाले से कहा जाता था कराची हमारा मुआशी हब है, लेकिन अब कराची ही डूबता जा रहा है। देखिए, मैंने ये कहा ना कि ये कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई है, डूब रहा है, माशी हब है। मजमूई तौर पर जो मैंने कहा ना, ये आप इस बात का एक पहलू है, मुकम्मल तौर पर ऐसा सूरत नहीं है। यकीनन अभी भी सबसे ज़्यादा सफारतखाने, सबसे ज़्यादा एयरलाइनें यहीं आ रही हैं, रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा होता है, पढ़े लिखे लोग भी यहाँ हैं, लेकिन कराची का जो एक चौथाई तबका जो है, क्योंकि महरूम है, वो पूरा असर डालता है शहर पर, और उसके मसाइल हल करना ये कोई हल नहीं है कि आप फ़ौज भेज दें, NDA में आके जो है नाले साफ़ कर दो, हल होगा। उस जब तक जो है लोकल बॉडीज़, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के इदारों में हम आहंगी नहीं होगी, उनके फ़ंड पूल करके उसमें वो सिंसियरली काम नहीं करेंगे, और कम से कम शहरी मसाइल पर वो एक स्टैंड नहीं लेंगे और पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, इस शहर का यही हाल रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, कराची के हवाले से बात कर रहे थे। वफाक और सिंध के दरमियान जो तनाज़ात हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कराची में जो इदारे हैं उनके दरमियान हम आहंगी होना ज़रूरी है, आवाम के मसाइल पर बात करना ज़रूरी है। ये जो एक तासुर दिया जाता है, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं कि कराची डूब रहा है, कराची मुआशी हब है, अगर कराची को नुकसान पहुँचेगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी कमज़ोर हो जाएगी। कराची में रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, कराची में सबसे ज़्यादा, जिस तरह से मुजाहिद बरेलवी साहब ने कहा कि एयरलाइंस भी वहाँ पर आ रही हैं, वहाँ पर एक चौथाई तबका है जो कि तमाम तर मसाइल का शिकार है, वो महरूम है तमाम तर चीज़ों से, तो उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लोकल बॉडी और इदारों के दरमियान हम आहंगी होगी, मसाइल पर बातचीत होगी तो मसाइल हल हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।